सुप्रभात बच्चों। असगर वजाहत के द्वारा 4 लघु कथाएं आपके पाठ्यक्रम में हैं। उनमें से एक लघु कथा शेर आपको पहले वीडियो के माध्यम से भेज दी गई थी। आज दूसरा वीडियो जिसमें दूसरी लघु कथा है पहचान। तो सीधा आप पाठ की वस्तु पे आ जाते हैं, विषय वस्तु पे आ जाते हैं। राजा ने हुक्म दिया कि उसके राज में सब लोग अपनी आंखें बंद रखेंगे ताकि उन्हें शांति मिलती रहे। तो एक राजा है जिसने अपनी प्रजा को यह आदेश दिया कि सब आंखें बंद रखना। तो आंखें बंद रखना मतलब है कि मैं जो भी करूं उसकी अनदेखी करना, उसको मत देखना, चाहे मैं जो कुछ करूं, जो मैं कर रहा हूं उस पर किसी तरह का शक व शुबह न करना। यह आदेश राजा ने अपनी प्रजा को दिया कि मुझे पूरी तरह से कुछ भी करने की आज़ादी हो। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना आँख और अपना मुंह बंद रखेंगे। इसका एक और फ़ायदा होगा कि आपको शांति मिलेगी। तो पाठ क्योंकि व्यंग्य के रूप में है तो व्यंग्य वाली भाषा का इस्तेमाल किया गया है कि प्रजा को चुप रहने को कहा गया, और इस तरीके से कहा गया कि प्रजा को पता ही नहीं चला कि राजा की मंशा क्या है। लोगों ने ऐसा ही किया क्योंकि राजा की आज्ञा मानना जनता के लिए अनिवार्य है, जरूरी है। राजा का हुक्म था, आदेश था, उसकी अवमानना नहीं हो सकती, राजा आज्ञा की अवमानना नहीं हो सकती, इसलिए लोगों ने उसकी बात मान ली। जनता आंखें बंद किए सारा काम करती थी, यानी राजा के काम पर कोई भी प्रश्न चिन्ह लगाए बिना राजा स्वच्छंद हो गया, राजा डिक्टेटर हो गया और प्रजा उसकी बात को सुनती रही और आंख और मुंह बंद किए रही और अपना काम करती रही। और आश्चर्य की बात यह है कि काम पहले की तुलना में बहुत अधिक और अच्छा हो रहा था। राजा ने ये निर्देश निकलवाया कि भाई जब से आप लोग चुप हो तब से राज्य विकास कर रहा है, तरक्की हो रही है, इसलिए हमेशा चुप रहना, जिंदगी भर चुप रहना। चुप रहोगे तो हमारा राज्य तरक्की करेगा क्योंकि काम पहले से बहुत अच्छा हो रहा है। तो एक हिसाब से क्या आ गया कि जो अधिकार होते हैं प्रजा के, उन अधिकारों का हनन करना शुरू कर दिया राजा ने। फिर हुक्म निकला कि लोग अपने अपने कानों में पिघला हुआ शीशा डलवा लें, क्योंकि सुनना जीवित रहने के लिए बहुत ज़रूरी नहीं है। आप किसी की कही हुई बात को सुनो, उसके बाद राज्य में क्रांति हो जाए, तो उससे बेहतर है कि चुपचाप अपने कान बंद कर लो, किसी की आवाज़ आपको ना सुने, इसलिए मेटल डलवा लो पिघलवा के अपने कानों में। तो ये क्या होगी, अमानवीयता हो गई, पूरी तरह से इंसानियत को भूल गया राजा। और जब राजा को दिखने लगा कि प्रजा चुप होकर के काम कर रही है, उसका विरोध नहीं कर रही है, तो उसने दूसरा आदेश दे दिया कि ठीक है, सुनना भी नहीं किसी की बात को, क्योंकि जिंदा रहने के लिए ज़रूरी नहीं है कि सुनना ज़रूरी है। लोगों ने ऐसा ही किया, उसका आदेश माना और उत्पादन आश्चर्यजनक तरीके से बढ़ गया। राजा की जेब भरती जा रही थी, राजा मनमानी करता जा रहा था और कहता था कि हाँ हमारा राज्य बड़ी तरक्की कर रहा है। अब प्रजा को बेचारी को क्या पता तरक्की कर रहा है, राजा तरक्की कर रहा है या राज्य तरक्की कर रहा है, इस बात से अनजान थी प्रजा। उनको जो कहा गया वो उसको मानती थी। फिर हुक्म यह निकला कि लोग अपने अपने होठ सिलवा लें, यानी आपको बोलने का अधिकार भी नहीं है। एक एक करके जो मानवाधिकार थे राजा ने उनका हनन करना शुरू कर दिया। होठ सिलवा लें क्यों? क्योंकि बोलना उत्पादन में सदा से बाधक रहा है। जब बोलते हैं तो काम ठीक से नहीं होता, राज्य तरक्की नहीं करता। लोग जब बोलते हैं तो राज्य तरक्की नहीं करता। लोगों ने काफ़ी सस्ती दरों पर होठ सिलवा लिए और फिर उन्हें पता लगा कि अब वे खा भी नहीं सकते। सस्ती दर पर होठ सिलवाने का अभिप्राय क्या हो गया कि कुछ लोगों ने राजा से कुछ खैरात पाई और चापलूसी करने लगे और चुप हो गए। लेकिन अब उन्हें एक बात का आभास होने लगा कि यार ये तो खा भी नहीं सकते हम। यानी जब लोग रिश्वत के पीछे पड़ जाता है तो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने बिना इतने कुत्सित कार्य कर देता है कि बाद में उसको बड़ी मुसीबत
पड़ती है, बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। लेकिन खाना भी काम करने के लिए बहुत आवश्यक नहीं माना गया। राजा ने कहा कोई बात नहीं, खाना नहीं खा रहे तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है, काम करने के लिए, तरक्की करने के लिए खाना हर टाइम जरूरी थोड़ा ही है। फिर उन्हें कई तरह की चीज़ें कटवाने और जुड़वाने के हुक्म मिलते रहे और वे वैसा ही करवाते रहे, जैसा राजा की आज्ञा मिलती थी वैसा ही काम करते रहे। राजा रात दिन प्रगति करता रहा। राजा का जो खजाना था वो तो भरता चला गया, लेकिन प्रजा बेचारी परेशान। फिर एक दिन खैराती रामू और छिद्दू ने सोचा, अब आप कहोगे तीन कौन हैं? ये प्रजा में से ही तीन हैं। लेखक की कल्पनाएं हैं कि तीन अमुक व्यक्ति, तीन फलाने व्यक्ति, मान लो एक का नाम खैराती, दूसरे का नाम रामू, तीसरे का नाम छिद्दू, उनको प्रॉपर नाम दिया गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा ली गई, हैं वो फलाने। ने सोचा कि लाओ आंखें खोलकर तो देखें, अब तक तो अपना राज्य स्वर्ग हो गया होगा। तो आंख बंद करके राजा की बात का विरोध किए बिना अब तक काम चल रहा था। तो एक दिन प्रजा ने सोचा कि यार एक बार आंख खोल के देखते लो, हमारा राज्य तो अब तक स्वर्ग बन गया होगा। उन तीनों ने आंखें खोली तो उन सबको अपने सामने राजा ही दिखाई दिया। देखा राजा खड़ा तैयार मारने के लिए, आंख बंद कर। वे एक दूसरे को न देख सके, यहाँ तक कि एक दूसरे को भी छिद्दू, रामू और खैराती, यानी जो प्रजा थी जिसने बहुत दिन पहले अपनी आंखें बंद की थी, अब वो एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे। तो बच्चों एक ये होगी कहानी। एक छोटी सी कहानी और है, वो सुन लो। चार हाथ इस कहानी का शीर्षक है। एक मिल मालिक के दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आया करते थे। तो पूंजीवादी सोच रखने वाले व्यक्तियों के ऊपर ये व्यंग्य किया गया है कि जो कैपिटलिस्ट हैं वो किस तरह से प्रजा, यानी जो उनके यहाँ श्रमिक हैं काम करने वाले फैक्ट्रियों में, उनका किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, शोषण करते हैं। तो मिल मालिक के दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आया करते थे, जैसे सारा संसार मिल हो जाएगा। उसको लग रहा था कि सारे संसार में मैं अपनी मिलें स्थापित कर दूंगा, फैक्ट्रियां लगा दूंगा, सारे लोग मजदूर हो जाएंगे, दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे मेरे यहाँ काम करेंगे, और वह उनका मालिक या मिल में और चीज़ों की तरह आदमी भी बनने लगेंगे। सोच रहा था कि मैं उन सब के ऊपर राज करूँगा और फिर बाद में क्या करूँगा, अपने मिल में आदमियों जैसी चीज़ें भी बनाने लगूँगा। तब मजदूरी भी नहीं देनी पड़ेगी, और जब मैं रोबोट से काम लूँगा तब मजदूरी की भी ज़रूरत नहीं होगी किसी को देने की, वगैरह वगैरह। इस तरह के बहुत सारे ख्याल, यानी जो पूंजीवादी लोग होते हैं ना, उनके दिमाग में बहुत सारे आइडिया होते हैं। उस आइडिया में आम जनता की जो सारी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, सारी भेंट चढ़ जाती हैं, लेकिन उनको अपने आइडिया फलीभूत करने, बस यही उनको एक काम रहता है। फिर उसके एक दिन उसके दिमाग में ख्याल आ कि अगर मजदूरों के चार हाथ हों तो काम कितनी तेजी से हो और मुनाफा कितना ज़्यादा। जब दो हाथों से मजदूर इतना काम करते हैं कि जिससे मुझे इतनी इनकम हो जाती है, अगर दो की जगह चार हाथ हों तो कितनी तेज़ी से काम चलेगा, कितनी तरक्की करेंगे, कितने पैसे मैं कमा लूँगा। तो ऐसे तमाम ख्याल उसके दिमाग में आते थे। लेकिन वो सोचता है यह काम कौन करेगा, चार हाथ कौन लगाएगा। तो उसने सोचा वैज्ञानिक करेंगे, और कौन करेंगे, ये किस मर्ज की दवा है, साइंटिस्टों से यही तो काम कराना है। उसने यह काम करने के लिए बड़े वैज्ञानिकों को मोटी तनख्वाह पर नौकर रखा कि भाई मेरे लिए आप चार हाथ वाले इंसान या मशीनी इंसान तैयार करो जो मेरे लिए काम करें। कई साल तक शोध और प्रयोग करने के बाद वैज्ञानिकों ने कहा कि ऐसा असंभव है कि आदमी के चार हाथ हो जाएं। जवाब दे दिया उन्होंने कि भाई ये तो मुश्किल काम है। खूब पैसा उसने लाला ने लुटाया साइंटिस्टों के ऊपर, लेकिन साइंटिस्टों से उसको निराशा ही मिली। उसने उन्हें नौकरी से निकाल दिया, नाराज हो गया। मालिक वैज्ञानिकों से नाराज हो गया और कहा कि अच्छा ठीक है, आपके बस का काम नहीं है, जाओ। अपने आप इस काम को पूरा करने के लिए जुट गया, कोई बात नहीं, मैं ही चार हाथ लगाऊंगा। उसने कटे हुए हाथ मंगवाए और अपने मजदूरों के फिट करवाने चाहे, लोग चार हाथ लगाऊंगा, यानी जबरदस्ती की बात। पर ऐसा नहीं हो सकता, चार हाथ भला जो प्रकृति देती है वही तो काम करते हैं हाथ, जो जबरदस्ती किसी को लगाओगे वो थोड़े चल पाएंगे। फिर उसने मजदूरों के लकड़ी के हाथ लगवाने चाहे, पर उनसे भी काम नहीं हो सका। फिर उसने लोहे के हाथ फिट करवा दिए, रिजल्ट क्या आया, मजदूर मर गए।
जब लोहा घुसाओगे उनके बगल में तुम, तो बचेंगे कहाँ। आखिर एक दिन उसकी बात समझ में आई, उसने मजदूरी आधी कर दी और दुगने मजदूर नौकर रख लिए। भाई 2 हाथ की जगह 4 हाथ तो करने थे, उसने तरीका निकाला कि ये तो मजदूर मर गए, अब आगे के जो मजदूर हैं उनको मैं तनख्वाह आधी दिया करूँगा और एक की जगह 2 मजदूर रखूँगा, हाथ भी 4 हो जाएंगे। लेकिन इससे क्या हुआ, मजदूरी आधी करने से उस श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ। और यही इस कहानी का मुख्य बिंदु है कि शोषण अलग अलग तरीके से लोग गरीबों का करते हैं। बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस वीडियो के लिए।